बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जी वीक का आगाज़ है, मंडे है और सबसे बड़ा रिलीफ जो मार्केटों के हवाले से मिल गया उस पर अवाम भी खुश है। हमने सैटरडे को स्पेशली ये शो किया था और आपको ताजिरों के भी हमने मुतालिबात सुनवाए, अवाम क्या चाह रही है वो भी आपको दिखाया। तो फाइनली हमारी मेहनत भी रंग ले आई और आपकी पुकार भी सुनी गई। मार्केटों का टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी, जो आपको शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जो पॉइंट्स तो मुकर्रर किए गए हैं बक्कर मंडियों के, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है, हालांकि इस पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ है, आपको एक फेस्टिविटी का समा नज़र आता है। लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पे बच्चे जो हैं वो बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से। ऑल दो बड़े परेशान हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे हमेशा की तरह खुश नज़र आते हैं और हम देख रहे हैं कि जी भाव ताव चल रहा है और ख़रीदारी हो रही है। अब कुछ लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद बारिशें होंगी तो हमेशा की तरह रेट्स कम हो जाएंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल आजकल ये लग रहा है कि ये सिर्फ हमारी बातें ही रह जाएंगी। रेट्स तो वाकई बहुत ज़्यादा हैं और सब लोग जानवर की ख़रीदारी के लिए, कुछ लोग तो परेशान भी नज़र आ रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, नीयतें अच्छी होंगी तो इंशाल्लाह रास्ते बन जाएंगे। आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आज का पहला सेगमेंट, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना, एक दूसरे से नफ़रत ना करना, एक दूसरे से हसद ना करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तबागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना किया करो, वला तहासदू, देखना एक दूसरे से हसद भी ना करना, वला तदाबरू, एक दूसरे से मुँह भी ना फेरना, वकूनु इबादल्लाहि इख़वान, अल्लाह के बंदो भाई बन के ज़िंदगी बसर करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ी करे। इसलिए आज का मेरा मैसेज और पैगाम ये है, एक दूसरे से महब्बत, एक दूसरे से महब्बत, ये वो बड़ी नेमत है, वो बड़ी नेमत है जो बड़ी सी बड़ी दुश्मनी को भी ख़त्म कर सकता है। अल्लाह हम सब को आपस में मिलजुल कर महब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और मेरे ख्याल से ये आज का बहुत ज़बरदस्त पैगाम है। सभी लोगों को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ, छोटी छोटी सी बातें अगर आप दरगुजर करते रहेंगे तो प्यार मोहब्बत से मिलकर बैठ सकेंगे। टॉप स्टोरीज़ आज की क्या हैं खबरें। पहली खबर है जी, माहाना बिजली बिल, 65 करोड़ बिजली के बिलों ने वासा को माली तौर पर जकड़ कर रख दिया। हमजा शहबाज शरीफ अवाम को कौन सा बड़ा रिलीफ देंगे, मरियम नवाज की जानिब से ऐलान किया गया। आगे चल के आपको बताते हैं। शहर में खूनी खेल जारी, पतंग की डोर गले पर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मोटरसाइकिल सवार बाजी ले गए। वेलकम बैक। ये थी जी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साइद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। और पहली खबर जी, मुझे नहीं समझ लग रही कि ये बिजली के बिलों से सिर्फ वासा ही परेशान है, बल्कि हर कोई परेशान है। लेकिन 65 करोड़ रुपये। खबर है जी, माहाना बिजली बिल 65 करोड़, वासा कंगाल। हुकूमत पंजाब वासा को सालाना 2 अरब 20 करोड़ की ग्रांट देती है। बेल आउट पैकेज भी बिजली के भारी अखराजात पूरे करना मुमकिन ना रहा। जी शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासा का ज़्यादा बिल तो आपके ट्यूबवेल्स हैं उनका होता है, और उसके बाद उनके ऑफिस हैं।
उनका होता है। और ये जब से मैं आपके लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कवर कर रहा हूँ, वासा ने कभी अपने बिलों की अदायगी पूरी नहीं की। और इस साल भी माह जून में इनके हेड ऑफिस की कई बार बिजली मुनक़ता की गई कि क्योंकि लेस्को ने तकरीबन 4 अरब रुपए जो हैं वो लेस्को ने लेने हैं वासा से बिलों की मद में। उसके बावजूद वाजबात उनको नहीं मिले और ये डिस्कनेक्शन जो हैं ये भी राय। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, आई एम सॉरी, ये जो बड़े ये नादहिंदगान हैं, इनकी वजह से ये जो आज हालात हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं ना, इसमें एक और बात है, सिपरा साहब थोड़ी डंडी मार रहे हैं। एक बात है सिपरा साहब, जो हम जैसे कंज्यूमर हैं, जो घरों में रहने वाले प्राइवेट लोग हैं, उनके तो आप 1 माह के बाद बिजली फौरी काट देते हैं। जितने भी सरकारी अदारे हैं या सेमी गवर्नमेंट जितने भी वहाँ पर डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उन सब के ज़िम्मे अरबों रुपए के वाजबात होंगे। और शिप्रा साहब अक्सर खबरें देते रहते हैं, कभी जेल की बिजली कट गई, कभी एक्साइज की बिजली कट गई, कभी किसी थाने का मीटर उतार दिया। वो सिर्फ एक इनसे 2-4 टिकट चुराते हैं, उसके आधे घंटे बाद उसी तरह फिर वो लग जाते हैं। अगर उनके भी उसी तरह मीटर कटे जिस तरह हमारे साहब, वो आम शहरी थोड़ी होते हैं, वो आम शहरी। तो सिपरा साहब जेल की बात कर रहे हैं कि आधे घंटे बाद चला दी थी। साई साहब से पूछें कि इनके साथ जो डीआईजी ऑफिस के साथ जो ट्रेनिंग सेंटर है जेल का अभी भी कटा हुआ है, वो नहीं चलाया, वहाँ पे कोई नहीं ना, वो कटा हुआ है कनेक्शन। वहाँ पे लिटरली वहाँ पे अब कैदियों का मामला है, अगर ये कहें कि हम जेल को मुस्तकिल बुनियादों पे काट दें। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डोमेस्टिक सेक्टर में या हम और आप कंज्यूमर्स की बात करें, और जो घरों में बच्चे हैं, जो फैमिलियां हैं, उनसे 1 या 2 माह लेट हो जाए और वो बेचारे सारा दिन काम भी करें, वो घर के चूल्हा जलाएं या इस काम को करें, ये बताएं ना। कैदियों का आपको ख्याल आ गया, आपको आम लोगों का ख्याल नहीं आ रहा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के कनेक्शंस भी उसी तरह कटने चाहिए, होना तो यही चाहिए। साई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का आपस में होता है मामला, तो उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर से फंड्स का मामला होता है, कहीं 3 महीने बाद उनको फंड्स मिलेंगे, कहीं 6 महीने बाद उनको फंड्स मिलेंगे, उसकी बुनियाद पर उनकी पेमेंट होती है। लेकिन वासा हमेशा से सर फहरिस्त रहा है। यहाँ क्या मामला आ रहा है कि वासा अब कंगाल होता जा रहा है। उसको जो बेल आउट पैकेज, ये चंद रोज़ कबल भी इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा था कि हमने 4 अरब रुपया लेस्को की अदायगी करनी है, लिहाजा हमें उसमें पैसे दिए जाएं। अब 65 करोड़ रुपया जब आपके बिलों की मद में आप जाना है, तो मुझे बताएं, जो बिल्स की मद में आप इकट्ठे भी तो कर रहे हैं, रेवेन्यू भी तो आपके पास आ रहा है, उसके बाद दफातर के अखराजात हैं, सारा कुछ है। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि लेस्को ओवर बिलिंग भी करती है, लेकिन रिकन्सिलेशन के बाद वासा के बिल्स को ठीक भी कर दिया जाता है। इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ, बिलों की अदायगी हो ना हो ये बात का मामला है। अगर खुदा ना खास्ता ये मामला इसी तरह चलता रहा और जिस तरह साई साहब कह रहे हैं कि डिस्कनेक्शन हो जाए, मुझे बताएं, एक साबिक सीईओ हमारे गुजरे हैं, उनकी डेथ भी होगी, मरहूम अल्लाह उनके जन्नत में जगह दे। उन्होंने लाहौर शहर के 101 ट्यूबवेल्स कटवा दिए थे और 24 घंटे नहीं लगवाए थे। 2012-13 की बात बता रहा हूँ, और पूरे लाहौर में पानी का बहरान पैदा हो गया था। उसने कहा था मैंने चलाने नहीं है जब तक ये पैसे नहीं देंगे, और वो नहीं चले थे और वासा को पैसे देना पड़े थे। और ये होगा अल्टीमेटली यहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन चूंकि लाहौर शहर को अगर आप एक इलाके का ट्यूबवेल बंद हो जाए तो कितना नुकसान होता है, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में हमेशा इस बात पर रहते हैं कि इनका मसला भी चलता रहे, उनकी पेमेंट भी होती रहे, लेकिन ये होता नहीं है। इनके बिलों की पेमेंट हमेशा ताखीर का शिकार होती है। लेकिन दोनों सूरतों में लेट्स सपोज देखें, अगर उनकी रिकवरी डाउन हो रही है, दूसरी साइड पे ट्यूबवेल्स बंद हो जाएंगे तो आपका पानी की किल्लत हो जाएगी और कंज्यूमर्स का नुकसान है ना अल्टीमेटली। है ना, यही वो चीज़ें हैं ना जो बुनियादी तौर पे हमें सहूलियात दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको आपस में इंटरलिंक होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए सारा सिस्टम। आपके बिल जो पहले 500 या 700 आते थे, वो मैंने पिछले महीने तकरीबन 3500 रुपया पानी का बिल दिया है। आपने बिल इतने बढ़ा दिए हैं, इसके बावजूद अगर आप डिफ़ाल्टर है तो इसका मतलब है आपकी मैनेजमेंट में कोई ना कोई नक्स है, आप उसको दूर करें। वो चीज़ें नहीं देखते। अजीब सी बात है कि आप मुझे बताएं कि पानी का कौन सा घर है जिसमें कनेक्शन नहीं लगा और कहाँ से आप बिल नहीं लेते। इसके बावजूद अगर फिर भी आपके कोई मसाइल हैं तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता कि वासा के जो डीजी हैं या वासा के जो डायरेक्टर्स हैं या डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनकी गाड़ियों का जो डीजल है वो खत्म हो गया, ऐसा क्यों नहीं होता? ये नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता कि इनके ऑफिस जो हैं उनके एसी जो हैं वो बंद हो गए या उनके जनरेटर जो हैं बंद हो गए, उसका डीजल मौजूद नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि ट्यूबवेल्स मुनक़ता होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बात सही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले किसी बात इनको मान भी लेते हैं कोई बात। हम मसला क्या है कि ऑफिसर्स की अपनी जो मराद हैं, उनकी अपनी जो आसाइशें हैं वो खत्म नहीं होनी, ठीक है ना? ना कभी गाड़ियों का जो नहीं। मुझे ये बता दें कि ये
65 करोड़ तक बिल आ जाता है, बड़े आसानी से आ जाता है। आप देखें ना, ट्यूबवेल्स चलने हैं और फिर टाइम है 24 घंटे में से कम 14 से 16 घंटे ट्यूबवेल चलना है। तो वासा का एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ट्यूबवेल्स हैं, कोई 2-4 का बिल आपने 5-7 साल पहले की बात है कि इनको डीजल मिलता था ट्यूबवेल चलाने के लिए, अभी भी मिलता होगा साई साहब। तो उसमें ये क्या करते थे कि बहुत बड़ा उसमें फ्रॉड सामने आया था, ये मुझे याद है। फिर मेरा ख्याल है अभी इंक्वायरी अभी तक भी चल रही है शायद। तो मसला ये है कि कोई चीज़ आप ईमानदारी से तो करते नहीं, आप पे किस तरह लोग एतमाद करें, गवर्नमेंट को आप चीट करते हैं। फिर बिल्कुल सियासतदान भी बिल्कुल होंगे करप्ट, वो इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बेसिक तो यही माफिया है ना जो आपको रास्ते दिखाता है कि किस तरह आप हमारे साथ इन्वॉल्व हों, किस तरह हम आपकी दिहाड़ियाँ लगवाएंगे और अपनी लगाएंगे। ये माफिया ठीक होंगे तो ये दुनिया ठीक है, ये पाकिस्तान ठीक होगा, वरना हमारे मामला कभी भी नहीं ठीक होंगे। देखें गवर्नमेंट के पास पहले पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हमेशा देखे ना, कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी अपने जो बरादर मुल्क हैं उनके पास जा रहे हैं कि उनको पैसे दे। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि वासा के पास इस सतह पर आने के लिए वजूहात क्या है, वासा को ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी। बिल्कुल देखें, जो अपने फंड्स या रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं डिपार्टमेंट्स, अगर वो नुकसान में जा रहे हैं, उनको किसी जगह पर नुकसान हो रहा है, तो उसकी कुछ वजूहात भी तो होंगी। मेरे ख्याल में इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये अगर दिवालिया हो रहा है या कंगाल हो रहा है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद देखिएगा इनके अपने लोग जिम्मेदार। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये है जो मैंने पूछना है ऑलरेडी, जो आम सारिफ के हालात हैं और शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल है, वासा की तरह ऐसे बहुत सारे नादहिंदगान होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कोई नाम लें, पुलिस ले लें, महकमा आबपाशी ले लें, इरिगेशन, उसके बाद आपके रिंग रोड अथॉरिटी है, उसके बाद आपकी एजुकेशन है, फिशरीज है, औकाफ है, ये सारे बिल वाजिबुल अदा होते हैं। सो मुझे ये बता दें ना, फिर वहाँ से खसारा पूरा होगा तो फिर ये अल्टीमेटली भुगतना आम सारिफ को पड़ेगा। यही तो चीज़ है ना, यही तो चीज़ें जो हैं जो बोझ बनती जाती हैं और फिर गवर्नमेंट डिफॉल्ट होती है। ये जो खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनसे मुझे समझ नहीं आती। आपने कभी बिजली चोरी की है सिपरा साहब? आपने कभी किया? हम अच्छा जी, अब ये तो हालात छोड़ दें, ये नादहिंदगान जो है इनके सामने सभी बेबस हैं, लेकिन वजीर आजम साहब थोड़े से एक्टिव नजर आए हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इजलास हुआ, वजीर आजम ने बंद प्लांट चलाने का टास्क दे दिया है। ये हो जाएगा, टास्क फुलफिल हो जाएगा, इस पे काम हो जाएगा। सिपरा साहब देखें, ये कुछ दिन बल्कि 1 महीना शायद हुआ है इस बात को, जब इन्होंने कहा था कि हम जुलाई में 2 घंटे की लोड शेडिंग पे आ जाएंगे। शायद खान अब्बासी साहब ने ऐलान किया था और बड़ी धुआंधार प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे किया। बिल्कुल। उस वक्त गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि जुलाई का जो पहला हफ्ता होगा, मंगला और तरबेला हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो 50% पे भी नहीं चल रहे, वो नहीं आए। वो हमारे जो वेदर इफेक्ट आया, वो ग्लेशियर जो है वो पिघले नहीं, पानी आया नहीं, बारिशें उस तरह हुई नहीं, और उस वजह से वो नुकसान हो गया। वो जुलाई का पहला हफ्ता जो तवक्को कर रहे थे वो हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब देखें, कुछ दिन पहले, ये परसों तरसों में उन्होंने दिया कि 20 जुलाई तक हम चाहेंगे, 20 जुलाई तक हो सकता है हालात। अब फिर वो मंगला और तरबेला की तरफ देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब वो नहीं आए तो आपको पावर हाउसेज चलाने आपकी ज़रूरत बन गई। इन्होंने क्या किया, देखा, इंडस्ट्री 8 तारीख तक बंद किया है, सारी बिजली आपने पावर हाउसेज को दे दी है। जो LNG पे चल रहे हैं वहाँ पे गैस जा रही है, उसकी क्या, उनको भी 30% कम मिल रही है, वहाँ से जनरेशन कम है। LNG पे जनरेशन कम है, फर्नेस ऑयल पे आप महंगे दामों बिजली कम से कम गवर्नमेंट बनाना चाहती है। उसकी क्या वजह है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इस तरह 8 रुपये आई है, अभी जो आई है 8 रुपये, 7.99 आई है। वो चाहती है कि फर्नेस पे कम से कम हो, क्योंकि डॉलर जो है गैर मुस्तहकम है, FPA इनको कम पड़े। लेकिन जब जनरेशन आपको फर्नेस पे ही करना है तो फिर आपको FPA भी अदा करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाए। गवर्नमेंट दोनों तरफ से सोच रही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से बचाया जाए या फिर लोड शेडिंग का सामना करवाया जाए। तो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी इस तरफ जा रही है। सिपरा साहब की बात से समझ ये आई है कि कसूर सारा आवाम का है, क्योंकि सिपरा साहब बाहर नारा लगा रहे थे कि मेरा लीडर जो है वो बड़ा अच्छा बोल रहा है। तो इनकी बातों से बिल्कुल ये समझ आ रही है कि कसूर सारा हमारा है, जो बर वक्त बिल देते हैं, जो ना बिजली चोरी करते हैं, जो किसी किस्म की खराबी नहीं करते, वही चोर हैं, वही ख़राब हैं, वही सारे गलतियाँ कर रहे हैं। ये फ्यूल एडजस्टमेंट भी हम देते हैं, जब कोई क्राइसिस होता है 2-2 दिन बिजली मेरी और सिपरा साहब की बंद रहती है, फिर रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से वो लाइट आती है। तो सिपरा साहब बताते हैं पता नहीं कौन सा फॉल्ट आ गया, पता नहीं कौन से पावर हाउसेज चलेंगे, कौन सी पानी बिजली बनेगी। अब भी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, कल विफाकी वजीर ने गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि ईद पे लोड शेडिंग कम से कम होगी कि सनत बंद हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि आप ईद उल अजहा पे भी तवक्को रखें कि कोई ना कोई घंटा आपका बिजली बंद हो जाए।
अगर खुदा ना खासा बारिश होगी फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना, तो फिर तो बिजली पत्नी कब आएगी वो तो पता ही नहीं। खैर मैं तो चला जाऊंगा वहाँ, तो वैसे ही नहीं आती हमारे यहाँ। लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि वो उस हमारे हल्के में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही। ये बड़ी अच्छी बात है। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। नारे, वादे और ऐलानात अपनी जगह, लेकिन मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि हमजा शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, आज अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। कोई सरप्राइज मिलने वाला है शायद सिपरा साहब? देखिए पंजाब की सतह पे क्या हो सकता है इस वक्त, जो सरप्राइज मिल सकता है कीमतों में कमी, महंगाई को कंट्रोल करना, जो सबसे हमारा टॉप पे चल रहा है। मुश्किलात जो बढ़ रही हैं वो यही है आवाम की, कि आटा, घी, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत तो खैर फेडरल का सब्जेक्ट है, लेकिन ये आटा, घी, चीनी और ये जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं ये तो यहाँ पे है। अगर यहाँ पर रिलीफ देने में अगर सीएम हमारे कामयाब होते हैं तो अल्टीमेटली आवाम उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जो मुलाजमीन तबका है, जो रोज़ाना उजरत कमाने वाला तबका है, जो मतलब मजदूरी करने वाला जो लोग हैं, उनको अब मुश्किलात का सामना है। ना वो आटा ले पा रहे हैं, कीमतें देखें ना आप, चक्की के आटे पे देखें कहाँ तक उसका रेट चला गया। उसके बाद जो बाकी भी चीज़ें देख, घी की कीमत देख लें, दूध, दही, सब्जी दे 100 रुपए से किलो, कोई ऐसी सब्जी नहीं जो 100 रुपए से कम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कौन खरीदेगा? अच्छा दालों के रेट भी सुन ले, अब नहीं आप कभी आपने किया कि नहीं, साई साहब ने तो की होगी, आप भी नहीं करते। 215, 240, 260 रुपया, 275। मैं बिल देख के हैरान हुआ। मैंने कहा एक आधे लोग दाल गरीबा का खाना है, इतनी महंगी। अब देखें चिकन या ये चीजें तो बहुत दूर की सस्ती हो जाएंगी। अब हाँ चिकन सस्ता नहीं, अगर वो इस वक्त सस्ता करेंगे तो वो उन पे स्टैंप लग जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में। कोई ओवरऑल ईद के लिए कोई ऐसा पैकेज होगा जो लोग खुश हो जाएंगे, उसकी वजह से वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो रिलीफ सिर्फ महंगाई की सूरत में ही आ सकता है जिससे आवाम खुश होगी। अदरवाइज मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती। कोई नहीं कि कौन गवर्नमेंट में आ रहा है, साजिश क्या है, लेटर क्या है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये है कि शाम को अगर उसको 700-800 रुपया दिहाड़ी मिल रही है तो उसने ये सोचना है कि नाश्ता कैसे करना है, दोपहर का खाना कैसे बच्चों को देना है, शाम का कैसे देना है, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे देनी है, घर के बिजली के बिल कैसे देने हैं। मैंने देखा वो बेचारा इसी चक्कर में घूमता रहता है और तकरीबन 55-60 साल बड़ी मुश्किल से उसकी उम्र होती है। ना साफ़ पानी पीने को मिलता है, ना यहाँ पे कोई हेल्थ की सहूलियात जो है, वो हेल्थ कार्ड भी उन्हीं के लिए चलता है जिनका दूसरा कार्ड चलता है। हेल्थ कार्ड गरीब आदमी का मेरा नहीं ख्याल चलते। तो ये चीज़ें पता नहीं क्या ऐलान होगा, अल्लाह करे कोई। अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि हम एक दूसरे पे तनकीद करके वक्त तो गुजार लेते हैं और एक वो अट्रैक्शन तो पैदा कर लेते हैं। हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं, जितने भी लीडरान हैं, मतलब अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौम जानती है मुआशी तबाही, महंगाई, लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है। अब ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये लोग जिम्मेदार हैं। मुझे इस चक्की में जो अवाम पिसती चली जा रही है वो वाकई अब इंतज़ार कर रही है कि कोई ऐसा मसीहा आ जाए जो उनके मसाइल हल कर दे। मुझे तो ये चीज़ें ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ ऐलानात लगती हैं शायद सिपरा साहब। बेसिकली जो सियासत है ना वो सिर्फ मेरी बीट्स तक ही महदूद रह गई। मसला ये हो गया पेट्रोलियम मसला, वो भी सर उसी में आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट। अब देखें गैस का अगर प्रेशर कम हो रहा है, गैस की किल्लत हो रही है, वो भी मेरे पास है, वो भी उसी पे सियासत होगी, ऐलानात होंगे जी उन्होंने LNG नहीं मंगवाई, उन्होंने महंगे दामों खरीद ली, ये उस वक्त कंटेनर आना चाहिए था, ये उस वक्त कार्गो नहीं आया, उस वक्त शिपमेंट नहीं हो सकी, उस वक्त $40 फी MMBTU था और $11 ले लेते तो इतना बच जाता। ये इसी पे रहते हैं। गर्मी के फिर बिजली की लोड शेडिंग है, बड़ी ब्लेसिंग होती है हमारी अगर पहले चंक में खबर चल जाए, चाहे जो मर्जी कर ले। सिपरा साहब ने यही खबर देनी है, बिजली आ रही है, जा रही है, लोड पब्लिक का मामला है। सिपरा साहब का पहला भी अच्छा बिजली की लोड शेडिंग है जी, पावर हाउसेज महंगे दामों लगाए गए, मुआहदे। अच्छा वो उधर से पकड़ते हैं कि साबिक दौर जो है नून लीग का, वहाँ से पकड़ते हैं कि उस वक्त मुआहदे किए गए, उसकी वजह से हुआ है। भाई जो आवाम है उनको बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए। आप उनसे फ्यूल प्राइस लें, आप उनसे महंगे दामों टैरिफ लें, जो मर्जी सहमाई टैरिफ की मद में पैसे लें, अगर बिजली दें जिस तरह भी हो, लोग बिल अला करते हैं, उनको बिजली चाहिए। भारी भरकम बिल देने के बाद आवाम ये सुन रही है कि उनकी वजह से ये हो रहा है, फलानी। मसला ये है ना कि भाई उनकी वजह से या उसकी वजह से, तो आप जो आके बैठ गए हैं
कम से कम वो तो सिस्टम को ठीक करें, हाँ, ये वो देखें तो ना, लोगों को बताएं कि किस तरफ हम जा जो रहे भी हैं। सब्सिडी दी जाती है ना, वो टारगेट दी जाती है, उसमें या तो ये आ जाता है कि लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं, वो बेचारे सारा सारा दिन जलील होते हैं, तो किसी को 2000 का 1800 मिलता है। और अगर वो एहसास प्रोग्राम आ जाता है या बेनजीर इनकम स्कीम प्रोग्राम, उसमें आपको साल 2 साल गुजरते हैं तो उसमें बड़े बड़े स्कैम नजर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ ये आप करप्शन के देखें, प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सॉरी आपकी आप बात देखें, काट रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये करप्शन के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, आपके पैसे खाए पिए जाते हैं। आपने सब्सिडी देनी है तो बड़ा आसान तरीका है, आप चले प्राइवेट सेक्टर पे नहीं दे सकते, यूटिलिटी स्टोर्स आपके पास मौजूद है, मैं कहता हूँ उसको भी छोड़ दें। ओवरऑल एक दें कि आटे की कीमत कम कर दें, चीनी की कीमत कम कर दें, घी की कीमत कम कर दें, और अशिया ज़रूरी है जो आपके डीसी जिनको कंट्रोल करते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनको कंट्रोल करते हैं, सब्सिडी इन पे देकर आप इनकी कीमतों को मुस्तहकम कर दें। आवाम को कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही कहा। बेसिकली तो रिलीफ है ये। आप बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, कोई कह दे कि पीटीआई ने किया, कोई कह दे नून लीग ने, कोई कह दे पीपल्स पार्टी अपने दौर में कर गई, इन चीज़ों से हमारा या आपका कोई ताल्लुक अब नहीं है। हमारा ताल्लुक जो बैठे हैं हमारा उनसे है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट आ गई वो हमें क्या दे रही है, तो उनसे तवक्कुआत होती हैं कि देखें अब बजट आ रहा था, बजट में एक चीज़ सिर्फ देखी जाती है कि तनख्वाह कितनी बढ़नी, और कितना बड़ा तबका जो है वो तनख्वाह का सिर्फ 10% 15% के लिए बैठा होता है। अदरवाइज आप और मैं और आप, बजट का कोई होता है, कोई नहीं होता है। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, टेक्सटाइल मिल ऑनर होते हैं, उनके लिए टैक्स का मामला होता है, वो बजट को देख रहे होते हैं। यहाँ सिर्फ जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है या अशिया ज़रूरियाँ हैं उनका मामला है। अगर आप उन पर टारगेट करके उस पर सब्सिडी दें तो लोग आपसे खुश भी होंगे, तो मामला आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आप जलसों में खड़े होकर जो मर्जी करते हैं, आगे नारे लेंगे तो इसका फायदा कोई नहीं होता। आवाम अब जो है वो वाकई इंतजार कर गया कि इस महंगाई से उनकी जान छूटे, और कुछ बड़ा मुतालिबा नहीं है। मुतालिबा सिर्फ यही है कि ये जो 2 वक्त की रोटी है, आटा चीनी दालें, ये कम से कम सस्ती कर दें ताकि गरीब की जिंदगी में जो है ना सुकून आ जाए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। रहिए। वेलकम बैक। और एक बार फिर से और ये वाक़यात होते ही मंडे को हैं। एक्चुअली हम बार बार ये चीज़ें रिपोर्ट करते हैं और फिर मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह के वाक़यात पे नोटिस किस तरह से लिया जाता है। नोटिस होता कुछ नहीं है और हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि अगला वाक़या कब हो रहा है। और ऑलमोस्ट एवरी मंडे हमारे पास ये खबर आती है कि पतंग की डोर फिरने से फलां इलाके में किसी बच्चे की गर्दन कट गई, कोई मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हो गया। ये खूनी खेल जो है ये इसी तरह से जारी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने इसको जड़ से ख़त्म करना है। साहिब साहब, पुलिस की जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं पर भी ये पतंगें बन रही हैं, डोरें बन रही हैं, पता भी है सबको पॉइंट्स, क्यों हम इनको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? अना ये देखें, एक चीज़ है कि सिपरा साहब ने फौरी मुझे टोक देना है। नहीं मैं बैठा हूँ चुप। नहीं मैंने इसलिए पहले आपसे आगाज़। देखें, कोई 10-12 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट भी इस पे लगी है, पुलिस भी इस पे लगी है कि अल्लाह करे ये पतंगबाजी ख़त्म हो जाए और ये डोरें जो हैं, ख़ुसूसन जो केमिकल की डोर बनती है वो ख़त्म हो जाए। पुलिस को नहीं पता कि केमिकल डोर कहाँ बनती है? यही बताने लगा, ये सारा कुछ पुलिस को पता है। और अब तो ऑनलाइन काम चलता है कि ऑनलाइन डोरें और गुड़ियाँ जो हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाता है। आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें कोई बंदा या तो उसकी जान चली जाती है या वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और डोर फिरती है गले पे और वो देखा भी नहीं जाता। उसमें पुलिस क्या करती है जी, पुलिस ने मुतल्लिक़ा SHO को सस्पेंड कर दिया, और अगर CM कोई बड़ा वाक़या हो गया तो CM साहब कहते हैं कि DSP को मुअत्तल कर दो। बड़े अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इसमें सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो सैटरडे और संडे की नाइट को इस तरह पतंगे उड़ाते हैं जिस तरह बसंत पे। और पुलिस मुझे ये बताएं, क्राइम इलाकों का पता है जहाँ पर पतंगबाजी बिल्कुल पता ये। और ये भी साहिब साहब क्या क्राइम होना है, क्राइम रोके, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इससे बड़ा क्या क्राइम हो जाएगा? सुन ले, पुलिस क्राइम रोके, बोलता भी पुलिस क्राइम रोके, पतंगबाजी रोके, पुलिस मार्केटें बंद करवाए, पुलिस जुए खाने बंद करवाए। यानी आप साइड ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है बंद करवाए। साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि वो ये तो ऐसे लग रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम जुए बंद करवाएं, हम डकैतों को पकड़े। नहीं, साहिब साहब कहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थोड़ी होता है। साहिब साहब, पुलिस पर सुन ले, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सुन ले सिपरा साहब, बात तो करने दे। पुलिस ने आज से तकरीबन 3 दफ़ा और पिछले को 3 माह पहले भी एक समरी भेजी है कि इसमें सजाएं दी जाए। जो बंदा पकड़ा जाए उसको 2 साल से लेके 5 साल की सज़ा हो, इतने लाख जुर्माना हो,
उस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, कानून क्यों नहीं बन रहा, कानून बनेगा। कोई बच्चा पकड़ा जाता है, बच्चे उड़ा रहे हैं 10 साल का 15 साल का पतंग, तो अली साहब फ़ोन करता है, सिपरा साहब फ़ोन करते हैं, आप किसी को कहती हैं, वो बच्चा छूट के आ जाता है, वही बच्चा फिर पतंग उड़ाएगा, किसी का गला कटा जाएगा। ये चीज़ें भी तो हमने कंट्रोल करनी है। पुलिस की तो नेगलिजेंसी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि छोटे अफसरों को सजाएं दी जाती हैं, बड़ों को तो पूछा ही नहीं जाता। और पिछले 12-14 साल से यही चीज़ है। नहीं साहब, क्यों नहीं एसपी लेवल का या एसएसपी या डीआईजी जो समरी गई है, जब एक दो बंदा फौत होता है यहाँ पे, उसको गले पे डोर फिरती है, उसके बाद उसकी जान जाती है, तो पुलिस एक्टिव होती है। बड़े अफसरान कहते हैं ये अपनी जान छुड़वाने के लिए प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी जाती है कि ये हमने समरी भिजवा दी है। असल बात यह है कि सिंसियर होकर काम करें, इस पे कानून बनवाएं, लोगों को सज़ाएं मिलें। सज़ाएं मिलेंगी तो उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर शाम को बच्चा पकड़ा जाता है, अब मुझे बताएं कि आपने रिपोर्ट किया है, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर शाहिद सिपरा साहब इलाके बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे बताएं आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे और कितने लोग आपने रिपोर्ट किए होंगे कि डोर फिरने से कत्ल उनकी जान चली गई है। आप मुझे बताएं किसी एक बंदे को सजा मिली कभी भी? आप किस तरह ढूंढेंगे? आपका बहुत सारे क्राइम के सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आराम से कोई लोग जो हैं वो अपना काम करते हैं, और यही वजह होती है कि किसी को हमने कभी मिसाल नहीं बनाया, इसीलिए लोग डरते भी नहीं और सभी वो ज़ैनब कत्ल केस में इमरान को मिसाल बनाया और इस तरह देखें वो केस हाईलाइट हुआ तो ये चला। अब ये जो वाकयात होते हैं ना, इसमें ये बड़े अच्छा, फिर अब वाइंड अप करना है मुझे, इस खबर को ब्रेक की तरफ जाना है, तो फिर साई साहब की बात मान लें और ये वाकयात फिर हमारा नहीं सोसाइटी का इन्वॉल्व होना चाहिए बीच में, पुलिस के साथ। सोसाइटी को तो छोड़ दें, सोसाइटी अब एक दूसरे पे जिम्मेदारी यहाँ पे भी लोग आप डरते हुए नहीं फोन करते 15 पे कि पतंग उड़ रही है, मेरे हमसाए हैं, उनको पता चल गया मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपके मोहल्ले में पतंगे उड़ती हैं, मेरे मोहल्ले में उड़ती हैं, सिपरा साहब के मोहल्ले में, इवन के एसपी के दफ्तर के ऊपर। ना लोगों के रवैये बदलने हैं, ना इसमें कुछ बेहतरी आनी है, ना कोई ऐसा कानून आएगा कि इस तरह के लोगों को सजाएं हो, तो हम हर हफ्ते ये खबर पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ना करे ऐसी खबर हर हफ्ते आए या किसी भी वक्त आए। मेरे ख्याल में ये तो चलें ज़ख्मी हुए, अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए और जिनके घर में क़यामत सुगरा बरपा हो, ये उनको इस दुख का पता चलता है कि वो किस तरह किन मराहिल से गुजर रहे हैं या किस मुश्किलात में वो इस वक्त हैं। तो मेरे ख्याल में पुलिस साहब की, साई साहब की अपनी बात ठीक है कि जो सोसाइटी है, वालिदैन हैं, उनकी अपनी जगह पर, लेकिन अल्टीमेटली जो कानून के मुहाफिज हैं, जिम्मेदारियां तो उन पर ही आएगी। मुझे अगर हमने वालिदैन की बात करनी है या सोसाइटी की बात करनी है तो फिर डीएसपी एसएचओ को छोड़ दिया करें, फिर उनको भी मुअत्तल करके अखबारों में या शेयर सुर्खियां बनाकर या सीएम का नोटिस या आईजी का नोटिस या रिपोर्ट तलब कर ली, फिर इसका भी कोई फायदा नहीं। लेकिन ये संगीन मामला, इसका लाजमी कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सो जिम्मेदार इसका कौन है? मेरे ख्याल से ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगेन वही बात होगी कि जब तक हमने किसी को मिसाल नहीं बनाना और ये सिफारशी कल्चर को ख़त्म नहीं करना, और फिर साई साहब की बात को मैं यहाँ पे एग्री करूँगी, हमें बहैसियत शहरी ये चीज़ ज़रूर देखनी है। खुदा ना खास्ता आज किसी का बच्चा है, आज किसी के घर का कोई फ़र्द इससे मुतासिर हो रहा है, तो कल को हमारी फैमिली का भी कोई शख्स हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है। एक सजेशन चाहिए कि किस तरह से ये खूनी खेल ख़त्म हो सकता है, किस तरह से ये खबरें हमारे पास आनी बंद होंगी कि आज फिर एक शख्स जो है गले में डोर फिरने से या तो चल बसा या तो ज़ख्मी हो गया। शायद सिपरा साहब कोई सजेशन है? जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, अगर 15 पे कॉल हो या पुलिस आए तो प्लीज़ फिर कानून को जो है एक्टिव करे और उनको पकड़े, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई जो मर्जी हो। फिर एसआई साहब फ़ोन करे, मैं करूँ, कोई फ़ोन करे, फिर ना छोड़ें। अगर छोटा बच्चा भी है तो दो तीन दिन उसको हवालात में रखें, उसको थोड़ा कम से कम उसको समझ हो कि मैंने ये जुर्म किया है या कोई गलती की है, तो फिर मेरे ख्याल में शायद हालात बेहतर। साई साहब एक सजेशन आपसे चाहिए ना, एक तो जो पुलिस ने रिसेंट भेजी हैं सज़ाएं, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि एक डेटरेंस हो कानून की। दूसरा, जो सज़ाएं अभी लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रही, दूसरा जो पुलिस वालों को सज़ा मिलती है, पहले आप कानून इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद फिर भी अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सख्त सज़ाएं दी जानी चाहिए कानून नाफज करने वालों को भी और वायलेशन करने वालों को। साहब इसका एक हल है। नाज़िन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, थैंक यू सो मच। नाज़िन, हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ न्यूज़ तो शेयर करते रहते हैं कि एक बार फिर से कोरोना केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अक्सर हम जो चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं कि जी फ़लाँ इलाके में ये इतने केस हैं, फ़लाँ हॉस्पिटल में इतने मरीज़ हैं, मकसद उसका सिर्फ यही होता है कि कम से कम आपको अवेयर किया जाए कि एक बार फिर से
ये साया मंडलाने लगा और आपने एक बार फिर से एहतियात करनी है। एहतियात तो वैसे भूलनी नहीं चाहिए। खैर, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक बार फिर से हमारे शहर में ईद कुर्बान के लिए मंडियाँ सजाई गई हैं, लोगों की गैदरिंग्स होंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं कि केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से क्या स्टेप्स लिए गए हैं? आप लोग तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, जो जा रहे हैं जानवरों की खरीदारी के लिए या बाजार शॉपिंग के लिए, तो ज़रूर आप मास्क का इस्तेमाल कम अज़ कम लाजमी यकीनी बनाएं, तो आप महफूज रह सकेंगे। खैर, अब जो मवेशी मंडियाँ लगी हैं और इसके अलावा शहर में जहाँ कहीं पर भी ऐसी पब्लिक गैदरिंग्स हैं, वहाँ पर इंतजामिया ने क्या स्टेप्स लिए? हमारे साथ कमिश्नर लाहौर साहब लाइन पर मौजूद हैं। खुशामदीन उन्हें शो में कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन उस्मान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से केसेस हम देख रहे हैं कोविड के सावट के सामने आ रहे हैं, तो इसके पेश नज़र अब इंतजामिया कितनी मुतहरिक है? शहर में ऐसी गैदरिंग्स हो रही हैं कि हमें एक बार फिर से खतरा है कि केसेस बढ़ सकते हैं। सो क्या स्टेप्स इसके लिए लिए गए हैं? न सिर्फ गैदरिंग, बिल्कुल दुरुस्त कहा जी आपने, न सिर्फ गैदरिंग बल्कि ईद का जो मौका होता है इस पे इंटरसिटी मूवमेंट भी होती है। यानी कि इस बात का भी इम्कान होता है कि एक शहर से बीमारी दूसरे शहर में चली जाए, व्यापारी की शक्ल में या ईद की छुट्टी पे लोग जब ट्रेवल करते हैं तो उसकी शक्ल में। तो इसलिए भी ये ज्यादा जरूरी है कि हम इन गैदरिंग के ऊपर एहतियात करें और इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उनको एहतियात के साथ परफॉर्म करें। यस, आपने दुरुस्त कहा, इस वक्त बिल्कुल केसेस में इजाफा नजर आ रहा है। ऑल्दो सूरत हाल इस वक्त परेशानी वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर सूरत हाल परेशानी वाली हो जाएगी। हमें इसी स्टेज के ऊपर ये एहतियात करनी है। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, लोगों को मास्क पहनने के हवाले से, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हमने तलकीन करनी है। उनको ये बताना है कि जब मंडियों में जाएं, हुजूम वाली जगह पर जब भी जाएं, बस स्टैंड्स पर जाएं, मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, तो 6 फुट का जो फासला है उसको लाजमी फॉलो करें। मास्क वेयरिंग के लिए हम जगह जगह पर निशानात लगाएंगे, अवेयरनेस के लिए बोर्ड लगाएंगे, लेकिन लोगों से हाथ ना मिलाएं, लोगों से गले ना मिलें। मंडी में अगर किसी भी एक जगह पर कोई गैदरिंग आपको नजर आती है, वहाँ पर रश ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें और फिर उसके बाद जो है तो देखिए, अगर हम खुद जिम्मेदारी के साथ ये सारी की सारी एक्टिविटीज, क्योंकि ये रिलीजियस एक्टिविटीज हमने परफॉर्म भी करनी है, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं और खुद जो है वो एक जिम्मेदार शहरी का होने का जो है वो सबूत भी दे सकते हैं। खास तौर पे जो हमने हाथ धोने की SOP है, जिसमें 20 सेकंड तक हाथ धोएं और पुरहजूम जगहों पे जाते वक्त खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क जरूर पहने, ना सिर्फ मवेशी मंडियों में बल्कि मार्केट्स में शॉपिंग करते वक्त और मसाजिद में जब नमाज के लिए जाते हैं उस वक्त भी इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें। हम अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो मटीरियल डिस्प्ले करेंगे और हम लोगों को इस वक्त जो है वो वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए कह रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हमें जो है वो मजबूर भी करना पड़ेगा। मंडियों के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मास्क मुहैया करेंगे, लेकिन हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अलावा वो जहाँ भी जाए तो मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। ठीक है, मंडियों के लिए तो आपने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि फ्री मास्क अगर दिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर बस अड्डों की तरफ हम आए, यहाँ पर तो हम देखते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो जगह नहीं भी है तो उन्होंने मुसाफिरों को बिठा लेना है और मुसाफिर भी कम किराए के चक्कर में जो है वो कोई छत पे बैठना कबूल कर लेता है, कोई खड़े होकर सफ़र करना कबूल कर लेता है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग अगर हम नहीं रोकेंगे तो कभी इम्कान है कि कोविड मजीद फैल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक आइडेंटिफाई किया। ट्रैवलिंग करते वक्त जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा कि इन दिनों में चूंकि ये बीमारी फैल रही है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये एक शहर से दूसरे शहर में ना जाए। इस बीमारी की दुनिया में फैलने की वजह ही ट्रांसपोर्टेशन है या लोगों की मोबिलिटी है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो पहले वबाएं 19वीं सदी में जहाँ 25-25 साल लगा के दुनिया में फैलती थी, वो अब आपने देखा 2.5 से 3 माह के अंदर एक बीमारी जो है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के दोबारा वापस चाइना पहुंच गई और अभी तक जो है वो पूरी दुनिया में इसी वजह से फैल रही है क्योंकि इंसानों की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा। हमें बहुत ज़्यादा खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, ज़ाती तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करते वक्त इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ईद के दिनों में थोड़ा प्रेशर होता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जल्द से जल्द ट्रैवल करना चाहते हैं। खास तौर पर जुमे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होगी। वी विल हैव स्पेशल टीम्स डिप्लॉयड फॉर दिस पर्पस। हम तमाम जो हमारे अड्डे हैं उनके ऊपर जो SOP कंप्लायंस है उनके लिए स्पेशल टीम्स डिप्यूट करेंगे ताकि लोगों को हम याद कराएं।
मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त केसेस की तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ज़्यादा जो है वो बीमारी फैल सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एहतियात ना की गई तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। खैर, हमने अब बचाव को किस तरह से मुमकिन बनाना है। ऑब्वियसली आप लोगों ने बाहर भी निकलना है, मवेशियों की ख़रीदारी के लिए भी जाना है, और जिन लोगों ने अपने इलाकों में वापस अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाना है उन्होंने ट्रांसपोर्ट पर सफ़र भी करना है। आपके पास हल एक सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। दूसरा, आप अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं मास्क पहनकर। अब वो लोग जो कि खौफजदा नहीं है कि ये तो कुछ है ही नहीं कोरोना, अब ये जो नई लहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि छठी लहर है और इसमें केसेस एक बार फिर से आ रहे हैं, क्या हमारा इम्यून सिस्टम इसका आदी हो गया है? क्या अब कोरोना उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता? पहले जिस तरह लोग खौफजदा थे अब खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारी मेहमान मौजूद है तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस साहबा मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, ये मेंबर हैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, इंचार्ज हैं टेली मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल, और इसके साथ साथ जी मेडिसिन से भी इनका ताल्लुक है। हम आज डॉक्टर साहबा से बाकायदा तौर पर ये पूछने वाले हैं, वो जो एक खौफ वाला एलिमेंट था लोगों के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वैक्सीनेशन करा के क्या आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं? मैंने तो वो भी लोग देखे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई पर वो खौफजदा बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम, क्या हाल चाल है इनके? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं लोगों के रवैयों की बात कर लेती हूँ। खौफजदा नहीं हैं लोग, आदी हो जाते हैं ना, एक ह्यूमन नेचर है जिस बारे में आप हमेशा सुनते रहें, बस देख लिया कोरोना आया चला गया, लोग मुतासर हो रहे हैं, अगर आप हो भी रहे हैं तो नज़ला ज़ुकाम बुखार है, कुछ भी नहीं है। खौफजदा होने की ज़रूरत है या नहीं? वाकई आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो शेर आया हाँ। शेर आया वाली। शेर हालांकि आके खा भी गया, लेकिन फिर भी लोगों में अब वो थोड़ी सी एक जो खौफ था वो ख़त्म हो गया। इधर एक तो ये कि आई मस्ट अप्रिशिएट सिटी 42 के इस वक्त ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है जिसमें हमें लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस दोबारा से उजागर करने की ज़रूरत है। कोरोना का जहाँ तक ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं कि विद टाइम वायरस ने म्यूटेट किया, और विद टाइम हम इंसान ने भी कुछ जो अब से 2.5 साल पहले नहीं थे, हमें पता चला कि वायरस है क्या, इससे बचाव कैसे करना है, वैक्सीनेशन आ गई। एक ज़माना था जब आप ही पूछते थे कब आएगी वैक्सीन, और अब है कि वैक्सीन अवेलेबल है। अब हमारा ये काम है कि अवेयरनेस करना, क्रिएट करना पीपल में कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बताऊं जो मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। हमारे पास एक वो कैटेगरी है पेशेंट की जो इस वक्त ICUs और HDUs में एडमिटेड है, और एक ज़्यादातर कैटेगरी वो है जिनको हम आउटडोर या टेली मेडिसिन या उस बेसिस पे क्लिनिक्स में देख रहे हैं। जितने भी हमारे पास ICUs में पेशेंट्स हैं उनमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने क्यों नहीं कराई, क्या पूरी आपको अवेलेबल नहीं थी? कहते हैं अवेलेबल भी थी, बाकी फैमिली मेम्बर्स ने भी कराई, लेकिन अम्मा जी को अब्बा जी को हम कन्विंस नहीं कर सके या हम लेके नहीं जा सके। सो आइदर देवर केयरलेस या देवर स्टिल, मतलब ये कि कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अच्छा, एक मुझे बहुत दुख हुआ, पिछले दिनों मैंने एक प्रेग्नेंट फीमेल देखी और उससे कोविड हुआ और वो सर्वाइव नहीं कर सकी, और ये वो था, अभी तो फिर भी थोड़ी सी वेव आ गई है, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे, और उसके ऑलरेडी 2 और बच्चे भी थे छोटे छोटे। मैंने उसके हस्बैंड से पूछा कि बेटे आपने क्यों नहीं इसकी वैक्सीनेशन कराई, क्या बाकियों ने कराई? कहते हैं हाँ जी हम सारों ने कराई। वो जी असल में मेरी सास कहती थी कि सेफ़ नहीं है, कि बच्चे पे असर पड़ेगा। मैं अभी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ़। वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी सेफ़ है, जो प्रेग्नेंट नहीं हैं और जो टारगेट कर रही हैं प्रेगनेंसी उनमें भी सेफ़ है, जो ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिला रही हैं ख़वातीन उनमें भी सेफ़ है। और ये हो सकता है कि अगर एक हामला माँ को हमल के दौरान कोविड हो जाए, उसका ना सिर्फ उसकी जान को ख़तरा है बल्कि बच्चे की जान को भी ख़तरा है। इसी तरह
जो ख़वातीन दूध पिला रही हैं उनकी जान को भी ख़तरा है और उनके बच्चों में ट्रांसमिट होने का कोविड के ख़तरा है। फिर एक और सवाल लोग कहते हैं कि कोविड तो ये तो वैक्सीन से तो कोविड हो जाता है। हम उनको समझाते हैं नहीं, ये बुखार है, जहाँ टीका लगता है वहाँ थोड़ी दर्द है, जिस्म में दर्द होती है, कईयों में कम होती है, कईयों में ज़्यादा होती है और ये क़ुव्वत मुदाफ़त के एक्टिवेट होने का एक इंडिकेटर है और हम खुश होते हैं कि इस पेशेंट में ये रिएक्शन आया। ये कोविड के अलामात नहीं हैं, ये वैक्सीनेशन लगने के अलामात हैं और ये एक अच्छी खबर होती है। तो ये भी एक बात बताना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये कि लाजमन जो एल्डरली लोग हैं, जो 65 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग, या फिर वो लोग जिनमें ऑलरेडी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, जोड़ों के प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें लाजमन आपने बूस्टर लगवाना। एक और मैं थोड़ा सा ना रजीम इस प्रोग्राम में बताना चाहूँगी क्योंकि ये भी अभी लोगों को क्लियर नहीं है। एक है कि पहली डोज आपने लगवा ली, उसके 21 से 28 डेज़ के अंदर आपने दूसरी डोज लगवानी, ठीक है। उसके तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर, आइडियल 5 महीने में आप लगवा सकते हैं पहली बूस्टर, ठीक है, ठीक। और अब जो नई रिकमेंडेशन जो अभी पिछले कुछ महीने पहले तक नहीं आई थी, अब एक और रिकमेंडेशन है कि एक बूस्टर आपका लग गया, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी लोग जो वैक्सीनेशन लगवाने के मतलब जिन्होंने लगवाई उनकी बूस्टर एक लग चुकी है। उसके 4 महीने के बाद आप अगली बूस्टर लगवा सकते हैं। तो अब ये टाइम हाई टाइम आ गया है, वेव आ गई है, इसमें कोई शक नहीं कि पेशेंट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप में सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स कम होंगे, आपके चांसेस खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज होने में या आईसीयू जाने के कम होंगे। इक्वली बच्चों को, बच्चों को बिल्कुल 5 ईयर्स से अबव की एज में आपने बच्चों, बूढ़ों, हामला ख़वातीन, किसी और बीमारी, सारों को लगवानी है। और रजीम ये है, अगर आपको कोविड हो गया है तो फिर आपने 4 हफ्ते तक वेट करना है। अगर आपकी ड्यू है कोई वैक्सीनेशन, मसलन अगर आज मेरी वैक्सीनेशन ड्यू थी और मुझे कोविड हो गया है तो मैं अभी वेट करूंगी 4 हफ्ते तक, ठीक है, और तब मैं अगली वैक्सीनेशन लगाऊंगी। सो प्लीज़ ये वैक्सीनेशन का मैसेज बहुत ज़रूरी है। ये मास्क का मैसेज जो आप अभी जिक्र कर रहे थे बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पंजाब बहुत एक्टिव हो गई है। मुझे ना कंपैरिजन करके बता दें, जो वैक्सीनेटेड पर्सन है अगर उसको कोविड होता है तो क्या उसके चांसेस रिकवरी के हैं, कितनी जल्दी वो रिकवर कर लेता है, बजाय उसके जिसने वैक्सीनेशन नहीं। आपके पास तो दोनों पेशेंट आते हैं, दोनों की कंडीशन में डिफरेंस क्या देखते हैं आप ये और ये समझ लें, ठीक है। ये साइंटिफिक डेटा, इसमें मल्टीपल स्टडीज़ इंटरनेशनल, नेशनल, हमारे अपने सेंटर में हो चुकी नहीं है कि जो हमारा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेयो हॉस्पिटल है, कि जो मजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, जैसे मैंने कहा, आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं वो हैं ही अनवैक्सीनेटेड। जो वैक्सीनेटेड हैं उनको होता है कोविड, उनको सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, सिम्टम्स का सवेयर होना और सवेरिटी ऑफ कोविड 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही। सिम्टम्स का सवेयर का मतलब है कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द सवेयर होना, या बुखार तेज़ होना, या जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होना, या उल्टियाँ आना, ये एक चीज़ है। एक होता है कोविड की सवेरिटी, वो हम ग्रेड करते हैं साइंटिफिकली, दैट इज़ माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर। मॉडरेट वो होता है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए, और सवेयर वो है जो ऑक्सीजन सिर्फ ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको नॉन इन्वेसिव या इन्वेसिव वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी पड़ती है, यानी कि मास्क लगाना पड़ता है। CPAP मास्क का जिक्र होता है, मास्क लगाना पड़ता है, और खुदा ना खास्ता बहुत सवेयर हो जाए तो ट्यूब भी डालनी पड़ती है। तो ये जो सवेरिटी है ना, ये कम है इंटरनेशनली, नेशनली, जितना भी डेटा हमारे पास आया है वैक्सीनेटेड पीपल। सही। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है या नहीं कराई, अगर खुदा ना खास्ता किसी को अब इस लहर में कोविड हुआ है, लोग हॉस्पिटल जाने से अब वैसे भी समझते हैं कि अब ये नॉर्मल चीज़ है, आप मेडिसिन ले सकते हैं घर। सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आप इस लहर में आप घर मेडिसिन लेकर रेस्ट करके फिर आइसोलेट भी होने। मुझे तो समझ नहीं आ रही, अब लोग वो आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट ही भूलते जा रहे हैं। नहीं, आइसोलेशन देखिए, आपने सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, आपके साथ एक पूरा हिसार है लोगों का, जिसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। याद रखिएगा, एल्डरली में सिवियर सिम्टम्स होते हैं, मतलब सिवियर, जैसे मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, सिविरिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
लोगों के इम्यून प्रोसेसेस जनरली भी एल्डरली के कम होते हैं, तो उनको कैच करने में, और उनके ऑलरेडी इतनी डिजीज़ होती हैं, उनके वर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इधर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपने अगर घर में भी रहना है फिर भी अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर रहना है, ठीक है। इसमें कुछ कैटेगरीज, कुछ क्लिनिकल हमारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमने, जिसके हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं। उसमें टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, पल्स होता है, ऑक्सीजन, वो जो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं होता जो उंगली पे लगा के, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है। बेसिक कुछ रूटीन के टेस्ट्स होते हैं जो आम आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हैं। चेस्ट एक्सरे भी हो रहे हैं, सीटी स्कैन भी हो रहे हैं। तो आपने फौरी तौर पे एक डॉक्टर से रुजू करना है। अगर आपके पास आने जाने का मसला है, मैं आपको पहले भी इस प्रोग्राम की तवासत से बता चुकी हूँ, टेली मेडिसिन सर्विसेज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ख़ास तौर पे कोरोना के लिए, शुरू ही कोरोना से हुई थी, बाद में वो एक्सटेंड हुई थी, और उसमें फ्री ऑफ चार्ज आपको स्पेशलिस्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप लोकली डॉक्टर से रुजू करें, टेली मेडिसिन पे रुजू करें, लेकिन करें ज़रूर। और वो आपको हो सकता है वही बताएं कि भाई ये आपने पैरासीटामोल खानी है। लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास वक्त कम है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं। हाँ जी बिल्कुल, चाइल्ड भी, गायनी भी, सर्जरी भी, मेडिसिन भी, डेंगू भी, कोविड भी, साइकियाट्री भी, क्योंकि लोगों में इस दफ़ा स्ट्रेस नहीं है लेकिन आना चाहिए। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस आए। और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, टेली न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और नेशन, ऑफ्थल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, सारे सेंटर। ग्रेट। तो आप जी अगर खुदा ना खास्ता किसी को सिम्टम्स हैं या कोई राब्ता करना चाह रहा है तो टेली मेडिसिन पे आप राब्ता करके किसी भी, डॉक्टर साहबा ने एक पूरी लिस्ट बताई है, हर डॉक्टर अवेलेबल है, तो आप राब्ता कर सकते हैं। जहाँ तरह की बात कोविड की, आपने एहतियात करनी है, वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है, और जहाँ कहीं भी आप लोगों ने जाना है, एक मास्क का इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी महफूज रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, और शो के सिस्टम में जी हम बात करने वाले हैं शहर में जो मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। पहले हमने आपको इस बारे में बताया कि जी अगर आपने मवेशी मंडियों का रुख करना है तो आपने ज़रूर एहतियात के साथ जाना है। लेकिन अब कुछ मवेशी मंडियों की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये है जी पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी के हालात जो कि आप देख रहे हैं। जगह जगह कीचड़ है, लोगों के लिए गुजरना मुहाल है, पानी यहाँ पर जमा है, और अभी बारिशों की प्रेडिक्शन है। अगर लेट्स सपोज ये बारिशें हो जाती हैं तो इस मवेशी मंडी के हालात क्या होंगे, वो तो समझ से बाहर हैं कि अगर अभी बारिशें हुई नहीं हैं उस तरह से तो ये हालात हैं। खैर, अब जिन लोगों ने ख़रीदारी के लिए जाना है, रात के टाइम जिन लोगों को जाना है, खुदा न खास्ता कोई ऐसे अफसोसनाक वाक़या पेश आ सकता है। जानवर यहाँ पर हैं, ख़रीदार फ़िलहाल कम नज़र आ रहे हैं। वैसे भी अभी सुबह का टाइम है, लोग अपने कामों पे भी होते हैं, लेकिन कुछ मंडी में सहूलियात जो हैं उनका फुकदान है, और इसके साथ साथ जानवरों के लिए भी सहूलियात, पानी, शेड्स, शामियाने हमें कम नज़र आ रहे हैं। अब इस रास्ते से गुजर कर ख़रीदार कैसे जाएं? इंतज़ामिया ये दावे करती है कि उनकी जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मंडियों में मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो ये इंतज़ामात की हकीकत हम एक्चुअली आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। खैर, पार्किंग से रिलेटेड भी इश्यूज़ लोगों को हैं, फिर सफाई से रिलेटेड भी हैं, और अगर आगे बारिशों की प्रेडिक्शन है तो इसका ऑल्टरनेट बंदोबस्त कोई नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से, तो जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर जानवर के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अब जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं उनके जेबों में उतने पैसे हैं नहीं जितने वो रेट सुन रहे हैं। अब किया क्या जा रहा है कि जी लोग वापस जा रहे हैं और विंडो शॉपिंग तक ही महदूद हैं। सो हम हर रोज़ ये सेगमेंट करेंगे और आपको कम से कम मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में जानवरों के भाव बताते रहेंगे, ताकि आप लोग पहले से ही प्लान करके घर से जाएं और उतने पैसे जेब में लेके जाएं। इसके लिए हमें जाना होगा जी मंडी में, हमारे रिपोर्टर हसनैन मौजूद हैं उनकी तरफ। जी हसनैन, सबसे पहले तो मंडी में सहूलियात बताइएगा। ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं, कीचड़ है, पानी है, सो यहाँ खरीदार आएंगे कैसे, और जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? जी, लोकल गवर्नमेंट और मंडी इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बड़े किए जाते हैं कि
तमाम किस्म की जो सहूलियात हैं यहाँ पर व्यापारियों को और जानवरों को मुयस्सर हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है और यहाँ पर जो तरह तरह के मसाइल हैं वो सर उठा रहे हैं। यहाँ पर व्यापारियों और मवेशियों को बदतरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में। यहाँ पर अगर जिक्र करें कि यहाँ पर जो चारा फ्राहम किया जा रहा है मवेशियों को, जो उनको डाला जाता है, तो जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि 400 से लेकर 450 रुपये किलो के हिसाब मन के हिसाब से उनको चारा दिया जाता है और जो चारा एक दिन नहीं बिकता उसको मिक्स किया जाता है आने वाले दिन का जो चारा है उसमें, और इस तरह से उनके जो जानवर हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। अगर जंतर की बात की जाए तो वो कह रहे हैं जी जंतर तकरीबन 600 रुपया मन के हिसाब से उनको मिल रहा है और 600 से 700 के करीब उसकी कीमत बताई जा रही है। यहाँ पर अगर जानवरों के पीने की पानी की बात की जाए तो हमारे नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसा गदला पानी जो हौदियाँ बनाई हुई हैं यहाँ पर, और उनका टाइम फिक्स किया गया है कि 1 घंटा इस टाइम चलेगा, 1 घंटा इस टाइम चलेगा, और उनको वो गदला पानी जानवरों को पीने पर मजबूर हैं। अगर व्यापारियों के पीने के लिए बात की जाए पानी की, तो यहाँ पर कोई भी वाटर कूलर या साफ़ पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया यहाँ पर मंडी इंतज़ामिया की जानिब से। अगर यहाँ पर व्यापारियों को वॉशरूम्स इस्तेमाल करने की सहूलत की बात की जाए तो यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं वो ब्लॉकेज है वहाँ पर, और बदतरीन सूरत हाल है, यहाँ पर सफाई सुथराई नहीं की जाती। अगर खाने की बात यहाँ पर की जाए व्यापारियों को खाने के लिए, तो यहाँ पर जी अगर बात की जाए खाने की, तो खाना जो व्यापारी हैं उनका कहना है जो रोटी 10 रुपये की बाज़ार से मिलती है वो यहाँ पर 15 रुपए की मिल रही है। अगर सर्फ की बात की जाए, जो 10 रुपए का सर्फ का पैकेट है बाहर से 10 रुपए का मिलता है, यहाँ पर 20 रुपए का मिलता है। सालन की बात की जाए तो वो पानी वाला मिलता है। बाकी जो व्यापारी इस सूरत हाल से जूझ रहे हैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। सर मुझे बताइएगा किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, आप कितने जानवर लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं, और आपके जानवरों को यहाँ पर शामियाने प्रोवाइड किए गए? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं पाकपुर शरीफ से आया हूँ। मेरे पास 25 जानवर हैं। जुम्मे के दिन मैं आया हूँ, अब जानवर धूप में खड़े हैं। कितनी मरतबा गए हैं, उनको बोला है टेंट दे दो, टेंट नहीं दे रहे। बांस बोले बांस दे दो, बांस नहीं दे रहे। मेरे जानवर जाके देख लो धूप में ऐसे खड़े हैं कि जिसने गर्मी, बहुत गर्मी है। आप 10 मिनट भी खड़े होकर देख लें गर्मी का क्या हालात होता है, और मेरे जानवर पूरा दिन गुजारते हैं धूप में। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको मंडी की जानिब से प्रॉपर जगह यहाँ पर प्रोवाइड की गई जानवर? सर नहीं, बहुत तंग हुआ मैं मंडी में आने के लिए, बहुत तंग हुआ मैं। पूरा दिन मंडी में जानवर लेके खड़ा रहा हूँ, गाड़ी में खड़ा रहा हूँ, पूरा दिन खड़ा रहा हूँ। शाम को मेरे इन भाइयों ने मेहरबानी की, उन्होंने मुझे थोड़ी सी जगह दी, मैंने जानवर उतारे उधर, फिर जाके मुझे सुकून मिला। लेकिन अब तक सुकून नहीं, मेरे जानवर धूप में खड़े। तो बिल्कुल जानवर धूप में खड़े हैं, और बाकी जो व्यापारी हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनसे भी बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, कितने जानवर लेके आए हैं? आपको यहाँ पर तमाम सहूलियात जो मंडी की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जाता है कि तमाम सहूलियात व्यापारियों को, जानवरों को दी जा रही है, मिल रही हैं? सर पहले बात ये है कि सानू पानी पीने के लिए नहीं है, फिल्टर का पानी नहीं है, ट्रिपैन पे पानी नहीं, ये पानी ख़राब करता है, बीमार हो जाते हैं। दूसरी बात की जाती है कि जिस दिन के असी आए हैं, चांद चढ़ने से पहले 10 दिन असी आए हैं, उस दिन की लैट्रीन बंद है और उसको कोई नहीं चला रहा। लोग बाहर जा रहे हैं और पानी पीने के लिए नहीं है, लैट्रीन भी नहीं है, और चारा जो ख़राब हो जाता है दूसरे दिन वो उसको सेल कर देते हैं। 450 रुपये मान के हिसाब नाल दे रहे हैं। अच्छा आप ये तो होगी व्यापारी, यहाँ पर आपके जो मवेशी हैं या उनके हवाले से मवेशी ठीक खड़े हैं, जहाँ जगह मिली यहाँ पर, और खाने पीने की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? सर खाने के लिए जो होटल हैं करीब हैं या मंडी में दरमियान, सर ना कोई सालन है किसी काम का, वो पानी वगैरह दे रहे हैं, फिर भी 150 रुपये की प्लेट 120 रुपये की, फिर रोटी 15 रुपये की दे रहे हैं। अगर उसको कहो कि 10 रुपये की रोटी हुआ कहते हैं निकल जो बाहर से ले हो जाकर इधर। तो आपने मंडी इंतजामिया से शिकायत की इस बात की कि यहाँ पर खाना ठीक नहीं मिल रहा, या आपके जानवरों को ये मुश्किलात का सामना है कि उनको साफ़ पानी पीने का नहीं मिल रहा, या फिर जो चारा है वो ठीक नहीं है? सर की है शिकायत, लेकिन आगे रिपोर्ट ही नहीं गई। बताइए कौन सुनता है हमारी? हम परदेसी हैं व्यापारी जिनका कहना है कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, और भी यहाँ पर व्यापारी। हसनैन, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो हमने व्यापारियों के मसाइल भी सुन लिए हैं, और हमने मंडी में सहूलियात का फुकदान किस तरह से है जी वो भी हमने देख लिया। आप कुछ मवेशी दिखा दें और उनकी कीमतें बता दें ताकि हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। हम लोगों को बता दें कि अगर उन्होंने पाइन एवेन्यू मंडी में जाना है तो बकरे की खरीदारी के लिए उनके पास इतने पैसे होने चाहिए, गाय की खरीदारी के लिए इतने पैसे होने चाहिए। तो कुछ हमें रेट्स के बारे में बता दें पूछ के कि यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं।
जी, मंडी के रेट्स की अगर बात की जाए तो हम अभी जाते हैं एक बाड़े में जहां पर बड़े ही खूबसूरत किस्म के जो जानवर हैं वो मौजूद हैं, और मैं अपने कैमरामैन सजाद को कहूँगा कि वो यहां पर जो जानवर खड़े हुए हैं वो कितने खूबसूरत जानवर हैं। फिर हम जो व्यापारी हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे कि इन जो जानवर हैं उनकी क्या कीमत है, तो उनसे बात करते हैं। ये जानवर देखें जी, बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं, और यहाँ पर बात करेंगे व्यापारी जो खड़े हुए हैं। सर मुझे बताइएगा, ये जो आपके यहाँ पर जानवर माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के खड़े हुए हैं, मुझे बताएं इसकी क्या कीमत है, एवरेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और जाकर कहाँ पर ख़त्म हो रही है? सर ये जो जानवर हैं हमारे, इनकी एवरेज है तकरीबन कोई 1.5 लाख से स्टार्ट होती हैं, और हमारे पास 2 लाख 2.5 लाख का भी जानवर खड़ा हुआ है। बाकी अगर नीचे चले जाएं तो तकरीबन 50,000 55,000 के दरमियान ये जानवर है हमारे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग कीमत है बकरे की वो 50,000 है, तो इतने महंगे रेट्स क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? गरीब आदमी तो नहीं खरीद पाए। सर बिल्कुल, आप देख लें, अब हम ज़िला रहीम यार खान से आए हुए हैं, इतने मतलब रेंट बढ़ गए हैं, गाड़ियों पे आए हैं। उसके बाद मतलब जो जहाँ पे हमसे पहले 80,000 में गाड़ी मिलती थी वो हमें अब 1.5 लाख में मिल रही है। उसके बाद उस रेंट की वजह से और जो जानवरों की फीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर जानवरों के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। मुझे ये बताएं, ये जो बकरा है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, अगर इसकी बात की जाए तो खूबसूरत तो है, इसकी नस्ल क्या है और इसकी कीमत क्या है? सर इसकी नस्ल बेसिकली ये इसे कहते हैं राजनपुरी, और राजनपुरी तकरीबन इसकी जो डिमांड है वो 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया? जी बिल्कुल। 1.5 लाख रुपया इसका ज़्यादा नहीं बता रहे आप? नहीं सर। तो हसनैन बहुत शुक्रिया। पाइन एवेन्यू मंडी तो प्लीज़ आप मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बकरे की कीमत 1.5 लाख रुपया बता रहे हैं। अब आई डोंट नो बाकी मंडियों के क्या हालात हैं। अगर 1.5 लाख रुपए में बकरा है तो जिन लोगों ने बड़ा जानवर खरीदना उनके पास कितने पैसे होने चाहिए। हसनैन आपके वक्त अब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बकरे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कीमत सुन के जो है वो तो होश उड़े। खैर, शहर में बाकी जो मवेशी मंडियां लगाई गई हैं वहाँ की हालात भी आपको बताएंगे। एक बहुत अहम चीज़ जो मैं इंतज़ामिया के हवाले से शेयर करना चाहूँगी वो ये है, जिस तरह से सहूलियात का फुकदान है। जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं जी वॉशरूम की सहूलत नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, शामियाने वो अपनी मदद आपके तहत लेकर आए हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से हल तलब हैं, और कमी रोज़ रह गए हैं, तकरीबन 5-6 दिन जो खरीदारों ने आना है और ख़रीदारी करनी है। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी सेगमेंट शामिल करेंगे, और मवेशी मंडियों का भी आप लोगों ने रुख करना है तो मौसम के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है जी, कि मौसम कैसा होगा, बारिश होगी या नहीं होगी। तो आज का मौसम टुडेज़ वेदर में देखते हैं। बाहर मायदा मौजूद है। मायदा बताइए मौसम इस वक्त शहर का कैसा है और प्रेडिक्शन क्या है आज के हवाले से? कल परसों मौसम कैसा रहेगा? बारिशों के इम्कानात हैं, और अगर बारिश होगी तो मॉनसून वाली मूसलाधार मुसलसल बारिश होगी क्या? जी बिल्कुल है ना। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में झुलसा देने वाली गर्मी आज सुबह के औकात में ही महसूस की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो बारिशें होने के बायस मौसम थोड़ा बेहतर हुआ था, लेकिन आज फिर जो है गर्मी ने एक बार शिद्दत अख्तियार की है। और दर्जा हरारत की अगर बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इस तेज़ धूप में जो है खड़े होना महाल है। मौजूदा दर्जा हरारत सुबह में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस जो है तेज़ किरणों की वजह से शहरियों के लिए बाहर सफ़र करना भी मुश्किल है, सफोकेशन है। और हमारे शहरी जो है वो अक्सर पसीने से जो है वो शराबूर नज़र आते हैं। सांस लेने में भी मसला होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स जो है वो महसूस की जा रही है इस गर्मी के बायस। बारिशों की तो ताहाल पर प्रेडिक्शन जो है वो जाहिर नहीं की गई, लेकिन गर्मी जो है मौसम बहुत ही अजीब है, जिसके बायस हमारे शहरियों को ख़ास तौर पर माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा गया है। बाहर निकलते वक्त खासतौर पर छाँव में जो है वो ये कोशिश करेंगे छाँव में जो है वो सफ़र करें, और अगर घर से ज़रूरी नहीं है तो घर में ही रहें, और अगर बाहर जाना भी है तो सायादार जगह में जो है वो देखकर बैठें। और उसी के साथ साथ जो है पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो खासी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। और इसके साथ जो है हमारे माहिरीन भी हमारे शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दर्जा हरारत की बात कर लें तो आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा वो 40 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी के साथ हवा में नमी के तनासुब जो है वो 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। ठीक है, थैंक यू। मायदा हमारे साथ मौजूद थी, और मायदा ने हमें बताया कि जी फ़िलहाल बारिशों की प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में बारिशें होंगी, ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है।
सो अभी मौसम अगर शहर का देखा जाए तो अभी शहर का मौसम जो है वो ना तो हम शदीद गर्म कह सकते हैं, गर्मी है और इस गर्मी में आपने जी एहतियात करनी है। सो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हेल्दी आप कैसे रह सकते हैं टुडेज हेल्दी टिप में। आज हमारे साथ हैं जी सुलाफे, जो आज के टिप हमारे साथ शेयर करेंगी। जी ओवर टू यू। बात करने वाले हैं फुल बॉडी योगा फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं योगा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। वैसे तो योगा आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एस्पेक्ट पर काम करता है, बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव जो आपकी एक स्टेटमेंट होगी वो दोहराएंगे अपने आप से। वो कहेंगे कि आई ग्रो विद एवरी चैलेंज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करना वो चैलेंज ही होती हैं। वेट लॉस उसमें से एक चैलेंज है। बहुत सारे लोग इतना घबरा रहे होते हैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगते हैं और मेरे पास आते हैं और वो घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल है। वेट लॉस मैं कहती हूँ सबसे आसान है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप पानी ठीक तरह से पी रहे हैं, अपना आपकी स्लीप साइकिल बहुत सही है और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट भी अपने आप को दे देते हैं या 45 मिनट्स अपने आप को दे देते हैं जो कि आपका मी टाइम होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। आपके लिए वेट लॉस मुश्किल नहीं होगा। अब बात करने वाले हैं एक्चुअली हम स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वेट लॉस भी होगा इन एक्सरसाइज से। आपको उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए फ्लोर पर आना होगा। फ्लोर पर आने के लिए आप क्या करेंगे? आराम से आप बैठेंगे। जैसे ही आप फ्लोर पर आए तो पहली एक्सरसाइज जो हम स्ट्रेंथनिंग के लिए करने वाले हैं वो क्या होगी? कैट एंड काउ। वो क्या होगी कि आपने सीटेड कैट एंड काउ करना है। नॉर्मली लोग उसको मैट पर परफॉर्म करते हैं फ्लोर पर, लेकिन मैं आपको सीटेड बता रही हूँ। आपने इनहेल किया तो अपनी बैक को आर्च में लेकर आएंगे एंड एक्सेल। जैसे ही एक्सेल किया आपने अपने एब्डोमेन रीजन को इस तरीके से स्क्वीज कर दिया। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। बिल्कुल इस तरीके से आपने स्क्वीज किया। ये चीज़ आप दोहरा सकते हैं 12 से 15 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे 12 से 15 की रेप्स के साथ। अगर आप रेप्स आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप 30 सेकंड का देख लें कि 30 सेकंड्स के अंदर आप इसको कितनी दफ़ा दोहरा सकते हैं। 30 सेकंड्स के बाद आप कुछ देर रेस्ट लेंगे और उसके बाद दोबारा से आप इन एक्सरसाइजेस पर आ जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको बैलेंस भी देगी और साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथनिंग भी देगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी देगी। अब इस तरीके से क्या होगा? अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ को रेज करने की, यानी इस तरीके से आपने अपने हाथों को पहले रेज करना है। उसके बाद बारी बारी आपने लेग्स को इस तरीके से रेज करने की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपको प्रैक्टिस सही से हो गई है तो आपने क्या करना है? एक हाथ इस तरह से रेज किया और ऑपोजिट लेग को रेज कर लिया। इसमें आप स्टे करेंगे कुछ देर के लिए। स्टे करने के बाद इसी तरीके से आप स्विच कर जाएंगे दूसरी साइड पे। आपने ये परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज आपको बैलेंस भी देगी, बैलेंस के साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आप करते जाएंगे। आपकी बॉडी, स्पेशली जब आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अक्सर लोगों को जो आर्थराइटिस या जॉइंट पेन होता रहता है तो वो आपको रिलीफ देना शुरू कर देगा बहुत सारी एक्सरसाइजेज में, जिसमें आप मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं या आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे? हमारा जो बहुत ही स्टैंडर्ड एक पोज होता है, हमें उसको ब्रिज पोज बोलते हैं। ब्रिज पोज किस तरह से परफॉर्म करेंगे? अपनी लेग्स को आपने थोड़ा सा वाइड किया एंड लाई डाउन। उसके बाद आपने क्या करना है? अपनी लोअर बॉडी को आपने लिफ्ट करना है, बट आप अपने हाथों को यहाँ रखना है या लॉक कर लें नीचे की साइड पे। इस तरीके से अपनी बॉडी को इस तरह से एक्सटेंड किया एंड डाउन। अगेन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलीज। ये चीज़ आप दोहराएंगे तकरीबन 10 से 20 दफ़ा आप कर सकते हैं इसको। अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं कर रहे तो आप इसको आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग के लिए जो एक्सरसाइज मुझे सबसे आसान लगती है वो क्या होगी? आपने इनहेल किया, मेरे बाल सही हैं, सॉरी नहीं, अच्छा थप्पड़ मेरे मार देखो उसके दरम्यान में। थैंक यू सो मच सुलाफे, आप हमारे साथ मौजूद थी और आज के टिप आपने हमारे साथ शेयर की है जी। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात सेम टाइम पर। कल हम नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।